हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैदपुर, गाजीपुर। आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब यह है कि सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो भी सबस्टेंसेस या मेटाबोलाइट्स, आयंस कुछ भी ट्रांसपोर्ट करता है तो वह किस किस मेथड से या कौन कौन सी विधि है जिसके थ्रू वो करता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि जो सबस्टेंसेस है उसका नेचर इसमें पे वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, वह लार्ज पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है या स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, कि किस तरह का क्या नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आपको लास्ट टाइम में सेल के स्ट्रक्चर एंड सेल मेम्ब्रेन आपको बताया गया था कि उसमें लिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन्स होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, फास्फोलिपिड चैन, ग्लाइकोलिपिड चैन, ये सारे चीज़ आपको बताई गई थी उसमें। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ट्रांसपोर्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड है ट्रांसपोर्ट बाय वेसिकल फॉर्मेशन। और इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे कि वह किस तरह से वह उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है सबस्टेंसेस का। तो जो पहला फर्स्ट टाइप है वह है इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट। किसे कहेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि किसी भी सबस्टेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो 2 बेस हो गया, 2 तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें से सबसे पहला है वह है ऑस्मोसिस, सेकेंड है सिंपल डिफ्यूजन और इसको पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं, और थर्ड इसमें है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पहला हम शुरू करेंगे जो ऑस्मोसिस है। वो ऑस्मोसिस क्या है? देखिए, ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि किसी भी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। इसके लिए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्वेंट और H2O। देखिए, सेल का जो सॉल्वेंट है वह H2O होता है। तो H2O का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इसमें हम देखते हैं कि इसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तो इसका डिफिनीशन ये हो सकता है। दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम, इसको इस तरह से हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O या सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी जो इसके पहले मैं बताया था वह है सेकेंड। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं हाई कंटेंट्स ऑफ H2O, हाई कंटेंट्स ऑफ H2O टू लो कंटेंट ऑफ H2O। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सोल्यूशन है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट है, अगर एक तरफ H2O का कंसंट्रेशन कम है मतलब कि यहाँ पर अगर H2O का कंसंट्रेशन कम होगा इसका मतलब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर H2O का कंसंट्रेशन अधिक है तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन लो होगा। तो इसमें क्या होगा हमेशा कि हाई कंटेंट ऑफ H2O, जिस सोल्यूशन में H2O का कंटेंट अधिक है तो अधिक कंटेंट से कम कंटेंट की तरफ ये मूव करेगा H2O। कब तक मूव करेगा? जब तक कि दोनों साइड का
जो H2O का कंसंट्रेशन है वह बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें है यही चीज़, हाई कंटेंट ऑफ H2O टू लो कंटेंट ऑफ H2O की तरफ मूव करेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस ऑफ प्लांट सेल या ऑस्मोसिस इन आरबीसीज। देखिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, H2O को अगर आप सिंपल वाटर में डालेंगे तो क्या करेगी, ब्रस्ट कर जाती है। इसका मतलब क्या होता है, उसमें डी प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। अगर उसको आप NaCl के हाई कंसंट्रेशन में रखेंगे तो उसमें से क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगे और उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वह उसमें श्रिंक कर जाता है। श्रिंक करने के बाद उसको कहेंगे हम प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस इस तरह से प्लांट में भी होता है। अगर प्लांट में अगर उसको आप हायर कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में रखेंगे तो उसमें से वाटर सब ऊज आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और उसका जो प्रोटोप्लाज्म है किसी एक तरफ हो जाता है। चूँकि वो कंट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें सेल वॉल पाई जाती है, तो सेल वॉल के कारण उसकी शेप तो मेंटेन रहती है, लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म है वह अंदर से श्रिंक कर जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O। ठीक, अब हम सेकेंड पॉइंट पाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पर क्या है कि डिफ्यूजन, एक तो डिफ्यूजन हो गया सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये दोनों ये इसी पैसिव डिफ्यूजन का ही पार्ट है या ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, एक ऐसा डिफ्यूजन जिसमें कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई कैरियर नहीं, डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक एक करके समझते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। कुछ ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन्स वह लिपिड में मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका ट्रांसपोर्टेशन जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन्स और भी ऐसे सबस्टेंसेस हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, जो लिपिड के थ्रू, जो लिपिड बाई लेयर है इसके थ्रू इसमें डिज़ाल्व होकर या सॉल्युबल होकर के पास कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रूट बनाया गया है एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिपिड में सॉल्युबल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया मेजर रूट फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्टेरॉयड हार्मोन्स, और ये है बेंजीन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या सबस्टेंसेस हैं ये सीधे डायरेक्ट लिपिड जो बाई लेयर है इसमें सॉल्युबल होकर के पास कर जाते हैं। इट मीन्स यह देखिए कोई सेल है, सपोज करिए यह एक सेल है। ठीक है, तो सेल के बाहर को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेल के अंदर वाले भाग को कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो यह क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और अंदर वाला भाग है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये दो इसके पार्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेजर रूट सबसे ज़्यादा इसके थ्रू हो सकते हैं, लेकिन यह है विदाउट सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी कैरियर की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। और देखिए कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर है। हाइड्रोफिलिक नेचर होने के बाद भी वह लिपिड बाई लेयर से पास हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं, जो जिसके थ्रू पास होते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक पोर। स्टैटिक पोर मीन्स होता है टेम्पररी पोर। कुछ एक ऐसी कंडीशन आती है लिपिड बाई लेयर में कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्पेस फार्म हो जाता है जिसके थ्रू ये जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कौन मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हुए थे, हाइड्रोफोबिक, लेकिन कुछ ऐसे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं जो
इस पोर के थ्रू इंटर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए यहाँ का माइनर रूट फॉर H2O, CO2, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लिसरॉल एंड सम आयंस, यह सभी क्या हैं, ध्यान दीजिए, ये सभी हैं हाइड्रोफिलिक। फिर भी हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वह डायरेक्ट लिपिड बाइलेयर से पास नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो स्टैटिक पोर के थ्रू पास कर जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन में। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ऐसे डिफ्यूजन, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विदाउट कैरियर वह पास नहीं होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं, तो उसको हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर है कि जो प्रोटीन है, जो कैरियर प्रोटीन है, जैसे परमिएजेज है, यह एक कैरियर का काम करता है जिसके थ्रू कुछ ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या सबस्टेंसेस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पार करते हैं या पास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बनाया गया है, यह इंट्रिंसिक प्रोटीन है जिसमें एक रूट फॉर्म हुआ है, और ये किसके थ्रू होगा, यह इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, और ये नेचर कौन सा है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो कैरियर की सहायता से, वो कैरियर क्या है, प्रोटीन है। देखिए इसके लिए मेंशन किया गया है मेजर रूट फॉर लार्ज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट आयन। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, अगर इस तरह से देखें जाए, तो कैरियर प्रोटीन के थ्रू होते हैं, और वो कैरियर प्रोटीन लाइक परमिएज प्रोटीन्स है जो जिसके थ्रू ग्लूकोज एंड अदर जो आयंस हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यह जो अभी 3 मैंने बताया आपको, पैसिव ट्रांसपोर्ट में है, विदाउट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, H2O का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, सबस्टेंसेस हैं जो विदाउट कैरियर, किसी कैरियर की जरूरत नहीं होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर है या फिर हाइड्रोफिलिक, दोनों नेचर से यह पास कर जाते हैं। यहाँ पर है फैसिलिटेट डिफ्यूजन जिसमें कि कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो परमिएज प्रोटीन होती है, जैसे ग्लूकोज वगैरह जो है वह ट्रांसपोर्ट होते हैं, वह कैरियर प्रोटीन के थ्रू होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यह है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ पर अभी जो हमने डिस्कस किया है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और ये इस चीज़ जो भी मैंने बताया है वह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होता है। और यहाँ पर होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स होता है कि जिस तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसी तरफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराना है, जिधर कंसंट्रेशन अधिक है उसी तरफ मूव कराना है, उसको कहते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर समझते हैं। जैसे इसको हम सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन पंप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मैं बनाया हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है जो साथ में बनाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है आपको, यह प्रोटीन है, ठीक, प्रोटीन, और यहाँ पर दिखाया गया एटीपी, जो एनर्जी एटीपी कन्वर्ट होगी एडीपी में, और एक फास्फेट ब्रेकडाउन होने के बाद वह एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या है, देखिए यह है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और यह है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो अब ये 2 उसके है एरिया, सेल के अंदर का और सेल के बाहर का। अब इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, इस वाले फिगर को पहले समझते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के तरफ, उस पोर्शन पर, यहाँ पर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन अधिक ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या था, अधिक मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ठीक उसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या है कि
जिधर कंसंट्रेशन कम है जिस तरफ, उधर से ही हम ज़्यादा की तरफ भेज रहे हैं। तो अगर ज़्यादा, जैसे सपोज करिए कि अगर आपको पंप से वाटर को टॉप पर ले जाना है छत पर, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो जाएगा। फिर वहाँ से अगर आप उसके टैप के थ्रू डायरेक्ट करेंगे तो बिना एनर्जी को नीचे आ जाता है। इसी तरह से देखिए, अब यहाँ पर इसको देख लीजिए, यह है 3 सोडियम आयन। 3 सोडियम आयन को हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू के तरफ ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसी साथ साथ 2 पोटेशियम आयन का जो मॉलिक्यूल्स है या आयन्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के से इंट्रासेलुलर फ्लूइड के तरफ या इस पोर्शन पर आ रहा है, वह भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए हमेशा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसी को कहते हैं सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। तो यहाँ भी कुछ ऐसे है, जैसे नर्वस ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, नर्व ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह के रिक्वायरमेंट होती है, या कभी कभी बैलेंस, आयन बैलेंस करने के लिए भी ज़रूरत होती है इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन की। तो आप देखिए यहाँ पर 3 सोडियम आयन के बदले 2 पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे होता है सिनपोर्ट, एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट, तो उस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो देखिए, अब यहाँ पर हम जो पूरे 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन है, पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी की आवश्यकता होगी यहाँ पर। अब जो 3rd टाइप का ट्रांसपोर्ट है वह वेसिकल फॉर्मेशन के थ्रू है। इसको हम समझ लें कि यह वेसिकल फॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन क्या है। देखिए, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन इन दोनों की तरफ शायद तो जो टाइप्स हैं इसके थ्रू नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए एक अलग मेथड से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको हम कहते हैं वेसिकल ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसिकल फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट। इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मीन्स सेल के अंदर आना, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा विद इन सेल, और एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा सेल से बाहर की तरफ होगा। और उसमें क्या है, सेल के अंदर, मतलब इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड के थ्रू के टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन होगा, और इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। पहले 2 चीज़ें, सपोज करिए कि यह सेल है, ठीक है। अब इस सेल में पहले हम इसको समझते हैं इंडोसाइटोसिस को। इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, 2 तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, पाइनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड सबस्टेंसेस फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और वो सबस्टेंसेस उसका लिक्विड सबस्टेंस। तो कुछ ऐसे भी सबस्टेंस होते हैं जो लिक्विड होते हैं और इस मेथड से अंदर नहीं आ पाते हैं। तो आप सपोज करिए कि यह सेल है, ठीक है, सेल है, और यहाँ पर ये जो पाइनोसाइटोसिस मीन्स जो प्रोसेस है पाइनोसाइटोसिस, और जो मटेरियल्स होगा सबस्टेंस वो पाइनोसोम होगा। तो यहाँ पर पाइनोसोम के आने से इनवाजिनेशन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनवाजिनेट करती है, मतलब अंदर की तरफ मतलब अंदर की तरफ यह इनवाजिनेट करती है, और ये हो जाएगा इस तरह से। फिर आगे क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब और फिर क्या होगा, यहाँ से यह सेपरेट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस, और इनवाजिनेशन की प्रोसेस होता है। फिर इनवाजिनेशन जो वेसिकल्स है वह यहाँ से कट ऑफ हो जाती है,
और फिर ये सेल के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर सबस्टेंस जो है अगर वह सॉलिड है तो उसको कहते हैं फाइगोसोम। सॉलिड को फाइगोसोम और लिक्विड है अगर तो यह है पाइनोसोम। ठीक है, दो प्रकार के हो गए, टू टाइप्स के, फाइगोसोम एंड पाइनोसोम। और सेम प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से पाइनोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है उसी तरह से फाइगोसाइटोसिस की भी प्रोसेस होती है। और इस मेथड से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के लिए रिक्वायर्ड है वह इंटर करता है। एक चीज़ थोड़ा सा मैं और आपको बता दें कि जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको हम सेमी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए सेल या परमिएबिलिटी कई तरह से होती थी। इम्परमिएबल, ऐसा कोई मेम्ब्रेन हो जिसके थ्रू कोई भी सबस्टेंस इंटर नहीं कर सकता है। परमिएबल मीन्स ऐसा होगा कुछ भी इसमें इंटर कर सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी जिसमें कि सेलेक्टिव, ऐसा नहीं कि जो चाहे उसमें इंटर कर जाए, जो सेल को रिक्वायर्ड है, जो सेल की ज़रूरत है वही इसमें इंटर कर सकता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं सेमी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और यह होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू मटेरियल्स आते हैं। अब लास्ट का जो पॉइंट है, एक जो साइटोसिस या सेल वोमिटिंग कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा सेल के अंदर ही मटेरियल्स आते हैं, इंटर करते हैं। कुछ ऐसे भी सबस्टेंसेस हैं जैसे पैंक्रियाटिक सेल है, वह इनवाइजिनेशन या एक्सोसाइटोसिस की, या उसको बोलते हैं इवाइजिनेशन, उसको बोलते हैं सेल वोमिटिंग। मतलब सेल वोमिटिंग मतलब क्या? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी तक हम आपको क्या बताए हैं, यहाँ पर बताया गया है कि सेल के अंदर इन करता है, लेकिन सेल वोमिटिंग में क्या होगा, यहाँ से जो मटेरियल्स बनते हैं यह इवाइजिनेशन की प्रोसेस होगी, ऊपर की तरफ ऐसे, और फिर यह बाहर, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू टुवर्ड्स मूव कर जाता है। तो इस तरह से यह आप देख सकते हैं, अलग अलग मेथड है ट्रांसपोर्टेशन के। वो डिपेंड करता है कि कैसा सबस्टेंस है, कैसा मटेरियल है, कैसा मॉलिक्यूल्स है, कैसा मेटाबोलाइट्स है, आयंस हैं, उस पर डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस। और यह ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस डिपेंड करता है कि हमारे सेल के अंदर किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सारे सेल में बराबर होंगे, जैसा सेल का नेचर होता है। कुछ सेल में वाटर की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, कुछ सेल में जो सोडियम पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन अधिक होगा, कुछ में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो डिपेंड करता है सेल की रिक्वायरमेंट। सेल की रिक्वायरमेंट जैसा होगा उस तरह से यह ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। देखिए ये जो फिगर बनाया गया है, इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं, और इसके बाद फिर आप उसको जो है इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, इसी तरह से और भी वीडियो आगे बनते रहेंगे, आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।